गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज मिल रही है? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अच्छा, इंटरनेट के बारे में डिस्कशन चल रही थी लास्ट क्लास में, और उसी में इंटरनेट के साथ साथ इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट तीनों की बात चली थी, प्राइवेट पब्लिक की बात भी चली थी। ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट द टर्म इज कि what is URL? What do you mean by URL? Can we say that URL is nothing but a address of the server? Yes sir. URL is a uniform locator, uniform resources locator sir. नहीं, वो तो आप फुल फॉर्म बताए ना। What is URL? Uniform resource locator. Can we say that the address, ठीक है, the address that we are going to write in the address box, ठीक है, in the browser called URL? Yes sir. URL is actually sir works on website sir. जब हम URL के Afternoon, sir. आफ्टरनून। उसी URL एड्रेस हम उस चीज तो को माइक लेके, माइक को थोड़ा पास लाके बोलो नीतीश कुमार। पास ही में है सर। एक्चुअली हम ये ईयरफोन नहीं लगाए हुए हैं। बहुत धीमा आवाज आ रही है, बाकी की आवाज सही है। तो आप इस बात पे संतुष्ट हैं कि URL is nothing but the address which is type in the address box of the browser. Clear? यस सर। यस सर। यस यस। ओके। ठीक। हिस्ट्री हो गया था इंटरनेट का, ARPANET वगैरह। यस सर। यस सर ARPANET हो गया था, ठीक है। चलिए, लेट्स कम टू दी, तो वो हिस्ट्री हम बता दिए, ठीक है। अब हिस्ट्री के बाद आते हैं कुछ और टर्म्स जो इंटरनेट से जुड़े हैं उन के बारे में। तो URL क्लियर हो गया। URL मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म थ्रू विच गिवन एड्रेस इज वेरीफाइड। ओके, जो एड्रेस आप लिखते हैं वो URL के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। ओके, अब ये बताइए कि जो हम एड्रेस लिखते हैं वो इस इंटरनेट के किसी सर्वर के लिए लिखते हैं? यस सर। यस सर। यस या नो, ये कितने लोग समझ रहे हैं? मैं कहूं कि गूगल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर है, siemens.in सर्वर है, तो कितने लोग इस बात की पुष्टि करते हैं? And right now we are using siemens.in, so siemens.in is the server and we are the client of the siemens.in. If we are using google.com, ठीक है, google.com is the server and we are the client of the google.com. कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं या सहमत है या असहमत है? सहमत है सर। सहमत है, ठीक। सहमत है। सहमत है, मतलब आप ये समझ रहे हैं कि जिस
ऑर्गेनाइजेशन को आप एक्सेस करते हैं वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपके लिए सर्वर है और आप उसके लिए क्या है, क्लाइंट है, क्लाइंट, क्लाइंट है। ठीक है। तो अगर एट ए टाइम लाखों लोग अगर google.com को कर रहे हैं तो google.com सर्वर है और वो लाखों लोग उस google.com के उस समय के क्या बन जा रहे हैं, Client. क्लाइंट। क्लाइंट बन जा रहे हैं। ठीक, वेरी गुड। ओके, देखिए यूआरएल को कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। लोकेटर वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं खोजने ढूंढने वाले वर्ड से मिलता है ना। अरे लोकेट करने की क्यों जरूरत पड़ेगी? सर लोकेशन। नहीं, लोकेटर, ठीक है। मान लीजिए कि पूरा पटना पटना ही रहता तो हमको क्या जरूरत है, लोकेट जी इधर जाना है, पटना है, आइडेंटिफाई करने। आइडेंटिफाई। तो इसका मतलब लोकेटर वर्ड लगने का मतलब ये हो रहा है कि बहुत भीड़ है, उस भीड़ में से हमको कुछ ढूंढना है, ठीक है। स्पेसिफिकली हमको उसी चीज को ढूंढना है, हमको दूसरे जगह पे कहीं जाने की जरूरत नहीं. नहीं। मैं ये जो वर्ड बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रही बात? यस सर। Yes. अब ये बताइए, ठीक है, कि हमारे इंटरनेट में फिर यूआरएल से जोड़ देंगे आपको, अभी लोकेटर पे करके फिर आपको इधर आ गए हम। इस इंटरनेट पे जो सर्वर चल रहे हैं, जैसे आपने कहा कि google.com हमारे लिए सर्वर हो गया, हम उसके क्लाइंट हो गए। तो इस इंटरनेट में जो सर्वर रन कर रहा है, ठीक है, वो कितने तरह के हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्वर्स रनिंग इन इंटरनेट? कितने तरह के सर्वर इंटरनेट पे रन कर रहे हैं? सचिन आया है, राहुल बर्नवाल, ये लोग? यस सर। हाँ जी, बताइए, जवाब दीजिए। हम्म, हम्म, बोलिए, कितने तरह के सर्वर रन कर रहे हैं? वेब सर्वर तो पता है सर, वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर बाकी तो नहीं पता। हाँ, एक मेल सर्वर भी ले सकते हैं सर। वेब मैं सर्वर किसके सर्वर की बात कर रहा हूँ? इंटरनेट पे। मैं इंटरनेट के सर्वर की बात कर रहा हूँ कि इंटरनेट जो कि इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का एक माध्यम है, वो अपने सर्वर के द्वारा, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने सर्वर के द्वारा, ठीक है, अपने इंफॉर्मेशन को हमारे तक पहुंचाती है, ठीक है, या अपने सर्विसेज को हमारे तक पहुंचाती है। पॉइंट क्लियर? यस सर। Yes, sir. क्या इस इंटरनेट में, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो एक ही टाइप का है और हम एक ही टाइप के इंफॉर्मेशन को स्टोर करते आ रहे हैं पहले से अभी तक? नो सर, अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन है। तो फिर तो कितने तरह के सर्वर होंगे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्वर एग्जिस्ट इन? वैसे अगर लेके चले तो सर गेम सर्वर भी हो जाएगा सर, फाइल ट्रांसफर सर्वर भी हो जाएगा सर, डाटाबेस सर्वर भी हो जाएगा सर। You are just going inside the concept of networking. I'm not discussing about the networking. File server may exist with the Google. Database server also may exist with the Google or some other companies. ठीक है, अगर Siemens.in, ठीक है, एक साइट है, एक सर्वर है, तो Siemens.in भी तो डेटाबेस को यूज कर रहा है। आखिर आपका इंक्वायरी कर रहे हैं तो डेटा कैसे फीड हो रहा है? आप ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हैं तो वो डेटा स्टोर हो रहा है ना कहीं, तो डेटाबेस यूज करेगा, ठीक है। चलिए, इसमें हो सकता है कि आपके दिमाग में हो कुछ, हो सकता है कुछ बताऊं तो कहीं याद आ जाए। बेसिकली देयर आर 4 kind of servers exist in the internet, ठीक है। First is called, that is a HTTP server.
hypertext transfer protocol server, ठीक है, that is also called web server, जिसको आपने बताया अभी। क्लियर? यस सर। आप इसे HTTP सर्वर भी बोल सकते हैं, आप इसे वेब सर्वर भी बोल सकते हैं। क्लियर? Second is called the second type of server that exists. The second type of server that exists in this internet is the file server. कौन सा सर्वर है? Files. फाइल सर। उसको बोलते हैं FTP सर्वर। क्या बोलते हैं? FTP सर्वर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। ठीक है, सर्वर फाइल सर्वर है, लेकिन उसको यूज करने वाला जो प्रोटोकॉल है वो हम क्या यूज करते हैं? FTP। ठीक है, उसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस जब भी FTP सर्वर को एक्सेस करना होगा हमें FTP की जरूरत पड़ेगी, FTP प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो दिस काइंड ऑफ सर्वर इज नोन एज FTP सर्वर। ठीक है, शॉर्टली यू कैन से दैट इट इज अ फाइल ट्रांसफर सर्वर। ओके, अब क्या है वो हम लोग बाद में जानते हैं। सेकंड 2 हो गया। थर्ड इज कॉल्ड गूफर सर्वर। गूफर का नाम सुना है आपने? गूफर, GOPHER। नो सर। नहीं सुना है? ठीक है, तो अभी सुन लीजिए और बाद में सर्च कर लीजिएगा इसको। ठीक है, गूफर सर्वर। एंड फोर्थ इज कॉल्ड यूजनेट न्यूज ग्रुप सर्वर। इसका नाम सुना है? ये भी नहीं सुना होगा। No, sir. ठीक है, न्यूज यूजनेट एंड न्यूज ग्रुप सर्वर इसको बोला जाता है। क्लियर? जो वेब सर्वर है, जो वेब सर्वर है, शुरुआती दौर से ही इंटरनेट के साथ चला आ रहा है ऐसा नहीं है, ये बाद में आया है। लेकिन ये भी उतना सही है कि इस इंटरनेट पे जितने सर्वर चल रहे हैं या जितनी कंपनीज चल रही है उसमें तकरीबन 85 से 90%, ठीक है, कंपनीज आर यूजिंग वेब सर्वर फॉर प्रोवाइडिंग देयर इंफॉर्मेशन। वो सभी किसका इस्तेमाल कर रही हैं? Web server. वेब सर्वर का। यानी ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि इस इंटरनेट में सबसे ज्यादा संख्या अगर सर्वर की गिनती गिनी जाए तो उसमें सबसे ज्यादा 90% एंड अबव संख्या किसकी निकल के आएगी? Web server. वेब सर्वर की आएगी। ठीक है, क्यों आएगी? क्योंकि इंफॉर्मेशन को, ठीक है, ब्राउज कराना, प्रेजेंट करना वेब के माध्यम से, ठीक है, काफी अट्रैक्टिव है और आसान है। काफी अट्रैक्टिव है और आसान है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्सचुअल मैसेज भी हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं और साथ साथ ग्राफिकल, पिक्टोरियल, ठीक है, या सम एनिमेशन बेस्ड भी हम इंफॉर्मेशन क्लाइंट तक पहुंचा सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? Yes, sir. ठीक है, ओके। हर इंफॉर्मेशन जो वेब के माध्यम से, वेब सर्वर के माध्यम से क्लाइंट तक पहुंचता है वो एक पेज के द्वारा जाता है जिसे हम वेब पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? Web page. वेब पेज कहते हैं। और इस वेब पेज की जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो HTML है, जिसमें इस पेज को तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम और भी दूसरे लैंग्वेजेस या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मेन लैंग्वेज है इस वेब पेज के लिए वो कौन है? HTML। पॉइंट क्लियर? ठीक है, वेब पेज की एक खास बात होती है कि वो अपने साथ टेक्स्ट मैसेज भी डिस्प्ले कराता है। ठीक है, एनिमेटेड ऑडियो वीडियो भी आपको वहां पे करता है। ठीक है, पिक्चर और ग्राफिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट क्लियर? Yes. दैट्स वाई किसी भी चीज के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देना हो तो इससे बेहतर व्यवस्था हमको नहीं मिल सकती है। साथ ही साथ हर पेज इंफॉर्मेशन के साथ एक दूसरे पेज के द्वारा लिंक भी होता है। ठीक है, जो रैंडमली हम टॉपिक टू टॉपिक जंप भी कर सकते हैं और फिर से वापस बैक भी हो सकते हैं।
क्लियर? तो एक सीक्वेंशियल एज वेल एज एक रैंडमाइज तरीका देता है इंफॉर्मेशन को गेन करने का, और इसलिए भी ये बेहतर हो जाता है, ठीक है, एक यूजर के लिए इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना। पॉइंट क्लियर? Yes. ओके, ठीक है। जो दूसरा सर्वर है दैट इज कॉल्ड, ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन है, वेब सर्वर जो इंफॉर्मेशन है, ये ब्राउजिंग टेक्निक के माध्यम से आप तक रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। व्हेन यू रिक्वेस्ट अ पेज फ्रॉम द सर्वर, ठीक है, इमीडिएटली दैट पेज विल बी अपीयर ऑन योर स्क्रीन। जब भी आप किसी सर्वर से किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, वो पेज इमीडिएटली आपके स्क्रीन पे क्या हो जाता है? अपीयर हो जाता है। जैसे आप siemens.in करते हैं तो siemens.in का जो होम पेज है वो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाता है। उसके बाद उसमें बहुत सारे और इंफॉर्मेशन होते हैं जो दूसरे पेज के साथ लिंक होते हैं। आप जिन पे क्लिक करते जाते हैं वो पेज, ठीक है, अपीयर होता चला जाता है। दिस नेचर इज कॉल्ड अ ब्राउजिंग मैकेनिज्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउजिंग, ठीक है, ओके। मतलब ये नहीं है कि मैं पेज का रिक्वेस्ट किया, इंफॉर्मेशन आया, वो मेरे कंप्यूटर में कहीं है, जब तक हम खोलेंगे नहीं तब तक वो दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आपने रिक्वेस्ट किया, इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे क्या हो जाएगा? अपीयर हो जाएगा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है एवरीबॉडी। सचिन कुमार और नीतीश, यस सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो वेब पेज में जो इंफॉर्मेशन आता है वो किस मैकेनिज्म के द्वारा रिप्रेजेंट होता है? ब्राउजिंग मैकेनिज्म के द्वारा। किस मैकेनिज्म के द्वारा? Browsing. एंड दैट्स वाई Browsing इस mechanism. मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए वी रिक्वायर ब्राउजर। हमें क्या जरूरत पड़ती है? ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। चलिए, ठीक है, और सबसे बेहतर तरीका यही है, इसीलिए सबसे ज्यादा संख्या इनकी है। लेकिन हर कंपनी का जो इंफॉर्मेशन है वो ब्राउजिंग मैकेनिज्म के द्वारा आपके स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाए, क्या ये जरूरी है? No, सपोज आई एम एक्सेसिंग नासा, आई एम एक्सेसिंग इसरो, लेट, ठीक है, और नासा जो भी काम कर दिया है वो, और जो करने वाला है वो सारा इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे अपीयर हो जाए, क्या नासा ऐसा चाहेगी? No, क्या sir. इसरो ऐसा चाहेगी? No, sir. नहीं चाहेगी। वो तो यही चाहेगी कि मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे ऑथराइज्ड यूजर को ही मिले, दूसरे को नहीं. ना मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दे विल नॉट यूज द इंटरनेट, वो यूज करेंगे, पर इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, वो अपने इंफॉर्मेशन को ब्राउजिंग टेक्निक से नहीं भेजेंगे, ठीक है, ब्राउजिंग टेक्निक से नहीं भेजेंगे। तो वो क्या करेंगे? अगर कोई डेटा का रिक्वेस्ट आ रहा है तो वो डेटा का कंपोज करेंगे किसमें? एक फाइल के रूप में। किसमें? एक फाइल के रूप में, ठीक है। और वो फाइल, चूंकि मैं ऑथराइज्ड हूं, ठीक है, तो वो फाइल मेरे को मेरे सिस्टम में वो प्रोवाइड करेंगे, चूंकि मैंने सर्विस के लिए उनको रिक्वेस्ट किया है, मैं उनका ऑथराइज्ड यूजर हूं, तो वो फाइल मेरे को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो फाइल मेरे कंप्यूटर में आके डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो ओपन नहीं होगा तब तक जब तक कि हम उसे ओपन ना करें। ठीक उसी तरीके से जैसे आपका ईमेल में अटैचमेंट आता है, ठीक उसी तरीके से जैसे आपका ईमेल में अटैचमेंट आता है, तो ईमेल का तो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपका विजिबल रहता है, आप इनबॉक्स खोलते हैं विजिबल रहता है जो मैसेज है, लेकिन जो अटैचमेंट है वो विजिबल नहीं होता है, सिर्फ आपको ये पता चलता है देयर इज अटैचमेंट और नॉट, ठीक है। अटैचमेंट है तो जब तक जाके उस अटैचमेंट को आप ओपन नहीं करते हैं वो नहीं खुलता है। एवरीबॉडी, अरे भाई बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. क्या खुल जाता है अपने से? मेल में जो अटैचमेंट आता है, हाँ? नो सर।
डिस्प्ले से नहीं खुलता है। ठीक है, ए पार्ट, हाँ बोलिए, जिसको जो बोलना है पहले बोलते जाइए। एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन? चलिए आते हैं इस नो पे। सर। ओके, अब मान लीजिए कि अटैचमेंट अगर वर्ड का फाइल है और एक्सेल का फाइल है, तो आपके पास वर्ड सॉफ्टवेयर होगा तभी वर्ड का फाइल खुलेगा, एक्सेल सॉफ्टवेयर होगा तभी एक्सेल का फाइल खुलेगा। एम आई राइट? यस यस सर। सर, नहीं होगा तो वो फाइल नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। ठीक है, ओके। सो दिस इज द गुड अप्रोच कि हम इंफॉर्मेशन को हाइड भी कर दिए और साथ साथ जिसने रिक्वेस्ट किया है, जो मेरा क्लाइंट है, हम उसे भेज भी दिए। यस सर। ठीक है, लेकिन इस व्यवस्था को अचीव करने के लिए हर इंफॉर्मेशन को हमें किस रूप में कंपोज करना होगा? फाइल के रूप में कंपोज करना होगा। किस रूप में करना होगा? फाइल के रूप में। और फाइल को सर्वर टू क्लाइंट क्या करना होगा? ट्रांसमिट करना होगा। और ऐसा सर्वर जो फाइल को, ठीक है, सर्वर से क्लाइंट तक भेजता है, उस तरह के सर्वर को हम लोग क्या कहते हैं? एफटीपी सर्वर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। ठीक है, जब आप वेब सर्वर यूज करते हैं और जब भी आप ईमेल सर्विस पे जाते हैं और जब आप अटैचमेंट करते हैं और सेंड करते हैं, तो उस समय कौन सा सर्वर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इस चीज को, इस सेवा को देने के लिए? एफटीपी सर्वर। कौन सा सर्वर? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर ये ना हो, ठीक है, ये इस तरह का सर्वर ना हो, तो फाइल का जो कम्युनिकेशन है वो इस इंटरनेट के माध्यम से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइल के सेंस में डेटा का इधर उधर होना, वो कौन रेस्पॉन्सिबल है? एफटीपी। ठीक है, ओके। आप इंडिविजुअली एफटीपी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एफटीपी में क्या होगा कि सिर्फ आप फाइल को या तो डाउनलोड कर पाएंगे या तो अपलोड कर पाएंगे। वो सर्वर आपको दो ही व्यवस्था देगी, या तो आपको डाटा लेना है तो फाइल के रूप में लीजिए, या डाटा भेजना है तो किस रूप में भेजिए? फाइल के रूप में भेजिए। ठीक है, ओके। आज के डेट में ये एफटीपी सर्वर का जो रूल, जो एक्टिविटी है, वो वेब के साथ मिलके है, अटैच्ड होके है। ठीक है, ओके। द थर्ड नेटवर्क, दैट इज बेसिकली द ओल्ड सर्वर। ठीक है, एंड दैट इज अ ओल्ड मैकेनिज्म टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अमंग द इंटरनेट यूजर्स, एंड दैट सर्वर इज कॉल्ड गूफर सर्वर। ठीक है, जिसकी संख्या इस पूरे वर्ल्ड में 10,000 के आसपास होगी। यानी पूरे दुनिया में गूफर सर्वर की एग्जिस्टेंस कितना होगी? तकरीबन 10,000। ठीक है, और मैं पूछूं कि इंटरनेट में बस 10,000 कंपनी जुड़ी है, सही है गलत है? गलत है सर। ठीक है, इस इंटरनेट में तो गलत है। करोड़ों अरबों कंपनीज जुड़ी हुई हैं। गलत। तो मैं अगर कहूं कि इस इंटरनेट के साथ करोड़ों और अरबों कंपनीज जुड़ी हुई हैं, तो सही है कि गलत है? सही है। सही है। ठीक है, सही है। ठीक है, तो हर एक कंपनी जो अपने इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो सर्वर बन रहा है। यस। आप siemens.in बना दिए, सर्वर बन गए। आप xyz.com बना दिए, क्या बन गए? सर्वर। सर्वर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से सर्वर की संख्या इस इंटरनेट पे करोड़ों है। ओके, तो जो गूफर सर्वर है वो लिमिटेड है, उसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। लिमिटेड में जब तक इस्तेमाल हुआ, इसकी टोटल संख्या लमसम 10,000 के आसपास है। ठीक है, बंद हो गया है ऐसा इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है अभी तक। ठीक है, हो सकता है चल भी रहा हो सकता है बंद भी हो गया हो। ठीक है, बंद होने का इंफॉर्मेशन हमको कहीं मिला नहीं है अभी तक। तो मैं डायरेक्ट ये कह दूं कि गूफर सर्वर का एग्जिस्टेंस इंटरनेट पे अब नहीं है, तो बिना एक्सेस किए हुए, इंफॉर्मेशन एक्सेस किए हुए हम नहीं बोल सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, दोनों बात हो सकता है, बाकी आप सर्च कीजिएगा गूफर सर्वर में क्या है, क्या स्टेटस है करंट ना। मेरे को लग रहा है अभी भी शायद चल रहा है। ठीक है, तो गूफर सर्वर क्या था? ये वेब के पहले का सर्वर है। गूफर सर्वर कहता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द टेक्सुअल मैसेज।
यानी यूजर को हम किस तरह किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी कंपनी के इंफॉर्मेशन को मैं किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कराऊंगा यूजर के पास? टेक्स्ट के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है? यस सर। ओके, लेकिन ये कहता है कि हर टेक्स्ट में कैटेगरीज होंगे। जैसे कंप्यूटर में 2 कैटेगरीज हो गया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में 2 कैटेगरीज हो गया, एप्लीकेशन एंड सिस्टम, हो गया ना? यस सर। हार्डवेयर में भी हो गया, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है? तो ये कहता है गूफर कि मेरा जो मैकेनिज्म है वो किसी भी कंपनी के इंफॉर्मेशन को कैटलॉग वाइज, मेनू वाइज सिस्टम में रिप्रेजेंट कराना। किस तरह से? मेनू वाइज। मेनू वाइज सिस्टम, ठीक है? ओके, तो ये जब इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कराता था तो यूजर को, क्लाइंट को मेनू वाइज सिस्टम में इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाता था। तो पहले क्या मिलता था? जैसे मान लीजिए कि हम किसी गूफर सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, वो कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो पहला आ गया कंप्यूटर, हम उस पर क्लिक किए तो चले गए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर में क्लिक करेंगे चले गए एप्लीकेशन सिस्टम, हम एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे चले गए वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, ठीक है, उसमें से क्लिक करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हम वर्ड प्रोसेसर पर क्लिक किए तो वर्ड प्रोसेसर के बारे में कुछ बताया, ठीक है। अब कहता है कि जिस स्टेप को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर बैक होना है, ठीक है, मान लीजिए कि अब आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करना है, ठीक है, अब आपको हार्डवेयर में काम करना है, तो कहता है कि जिस स्टेप से आप आगे बढ़े हैं उतना ही स्टेप बैक करके जब तक आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाले पेज पे नहीं आएंगे तब तक आप हार्डवेयर के बारे में एक्सेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या था कि काम तो हो जा रहा था लेकिन प्रोसेस लेंदी था। नहीं, आप सीक्वेंस को भी फॉलो करना चाहते हैं और कहीं कहीं पे चाहते हैं कि रैंडम भी हो जाए, ठीक है। हम चले गए वर्ड प्रोसेसर के इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, वहां पे एक होम बटन होता, क्लिक करते हैं सीधे चले आता कंप्यूटर पे, फिर क्लिक करते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे चले जाते हैं, हार्डवेयर पे क्लिक करते हैं हार्डवेयर का आ जाता है, टाइम बचता। मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रही बात? ये व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो शुरुआती दौर में तब तक वेब भी नहीं था तो गूफर चल रहा था, लेकिन जब वेब का कंसेप्ट आया, ठीक है, उसके साथ एफटीपी एडेड एडवांटेज बन के उभरा, ठीक है। तो ये रियलाइज किया गया कि गूफर का जो तरीका है वो बहुत बढ़िया नहीं है, बेहतर नहीं है। तो उसके बाद जो भी कंपनीज अपने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की अमंग द क्लाइंट्स, अमंग द यूजर्स, वो लोग बजाय गूफर को प्रेफर करने के बजाय वो लोग वेब को प्रेफर करना शुरू कर दिया। तो गूफर लिमिटेड हो गया, वही 10,000 तक का सर्वर जो बना था वो बना रह गया, उसके बाद उसका वजूद वहीं पे ड्रॉप हो गया, रुक गया, उससे आगे वो बढ़ा नहीं। तो आज भी उसकी संख्या लिमिटेड है। आज के डेट में हम कोई कंपनी खोलते हैं और हम अपने इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम भी एक वेब सर्वर ही बनाएंगे, वेब पेजेस ही बनाएंगे, वेब डिजाइनिंग ही कराएंगे, वेब डेवलपमेंट ही कराएंगे, ना कि गूफर का हम तरीका सोचेंगे। पॉइंट क्लियर? ठीक है। दूसरा चीज है कि गूफर टेक्सुअल बेस पे ही काम करता था, वो ग्राफिकल चीजों को प्रमोट नहीं करता था, ठीक है। यानी एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो ये सब की व्यवस्था वहां पे नहीं थी, ठीक है। मान लेते हैं कि व्यवस्था को अपग्रेड भी किया जा सकता था, लेकिन उसका जो कैटलॉग सिस्टम वाला जो तरीका था ना, कि जिस सीक्वेंस में आगे बढ़िए उसी सीक्वेंस में बैक होइए तब आप काम कर सकते हैं, यही व्यवस्था उसकी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी नहीं हुई। ओके, तो ये तीसरे तरह का सर्वर है जो इस इंटरनेट पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एक चौथे तरह का सर्वर, दैट इज कॉल्ड यूजनेट एंड न्यूज ग्रुप सर्वर, ठीक। अब बहुत सारा साइट खोलते हैं तो उसमें न्यूज, स्पोर्ट्स, वेदर का कॉलम बना रहता है, उसमें न्यूज बताते रहता है, वेदर बताता है यस या नो? यस सर। याहू खोलिए उसमें बताएगा, सिफी खोलिए उसमें बताएगा, और बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल आप वेब पेज खोलते हैं तो वहां पे भी वेदर वगैरह, न्यूज वगैरह, करंट न्यूज जो भी है इंडिया का, वर्ल्ड का जो भी है वो सब बताते रहता है। एवरीबॉडी
Yes. ठीक है, ओके। इवन फेसबुक वगैरह में भी कभी कभी बताता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये न्यूज जो है, ये वेदर का रिपोर्टिंग जो है, ये सारी कंपनियां अपना अपना सेपरेटली करती होंगी? नहीं, अगर सिफी न्यूज प्रोवाइड कर रही है तो सिफी का अपना टीम होगा जो न्यूज कलेक्ट कर रहा होगा पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। याहू का भी अपना टीम होगा जो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कर रही होगी। इस तरीके से अगर करोड़ों वेबसाइट ये चीज दे रही हैं तो करोड़ों वेबसाइट के अपने न्यूज ग्रुप होंगे जो पूरे इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे न्यूज को कलेक्ट कर रही हैं और वो न्यूज अपडेट कर रही है, तो उसके पेज में अवेलेबल हो रहा है। क्या ऐसा है? ऐसा होता है तो न्यूज में वेरिएशन हो जाता है, और आप कभी कभी रियलाइज करेंगे कि कहीं एक जगह जब न्यूज आप देख लेते हैं, ठीक है, और जब उसको दूसरे जगह भी सर्च करते हैं तो वो न्यूज मिलने लगता है सब जगह एट द सेम मोमेंट। ठीक है, पहले मैं जितना बात बोल रहा हूं उससे आपके दिमाग की आइडियाज लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं? यस सर, लग रहा है आइडिया सर। ठीक है, ओके ओके। तो इसका मतलब कि मान लीजिए कि मैं सीमेज कॉलेज हूँ, ठीक है, और मुझे सीमेज कॉलेज में जितने बच्चे हैं उनको, ठीक है, पर डे का न्यूज प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सीमेज कॉलेज अपना एक न्यूज टीम बनाएगी, उसको पूरे बिहार, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में फैलाएगी और कहेगी न्यूज कलेक्ट करके दो ताकि हम अपने बच्चों को बताएं। क्या आपको सही लग रहा है ये? नो सर। नहीं। फिर क्या करेगी सीमेज कॉलेज? क्या करेगी? हिंदुस्तान का एक 5 रुपए का पेपर खरीदेगी, टाइम्स ऑफ इंडिया खरीदेगी, ठीक है, वहां से न्यूज कलेक्ट करेगी और न्यूज प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ओके। बहुत करंट चाहिए तो हिंदुस्तान ग्रुप के साथ एसोसिएट हो जाएगी, हिंदुस्तान टाइम्स के साथ, ठीक है, कि भाई तुम न्यूज छाप रहे हो, छापो, जिस समय छाप रहे हो उस समय मेरे को न्यूज भी प्रोवाइड कर देना, ताकि कॉलेज खुलते हम एकदम तुम्हारे पेपर आए ना आए, पढ़े कोई पढ़े ना पढ़े, हम तुम्हारे छापे गए पेपर को, पेपर में जो न्यूज है वो करेंटली सबको प्रोवाइड करें। मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रही बात? Yes, sir. ऐसे ही काम होता है, ऐसे ही काम होता है। ठीक है, तो इंटरनेट पे ये रियलाइज किया गया है कि जब करोड़ों कंपनीज जब जुड़ेंगी तो वो कंपनीज अपने यूजर को न्यूज, वेदर, स्पोर्ट्स, ये सब भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगी। ये भी तो इन्फॉर्मेशन है। हर कोई पेज जुड़ के सिर्फ काम का बात थोड़ी करेगा, न्यूज व्यूज भी जानना चाहता है, वेदर भी, तो हम इसकी ये भी फैसिलिटी देना चाहें। ठीक है, तो इस इंटरनेट में एक स्पेशल टाइप के सर्वर को एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, जिस सर्वर को हम यूजनेट या न्यूज ग्रुप सर्वर भी कहते हैं। ठीक है, और ये भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन ही है, ये भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन ही है, लेकिन इसका काम क्या है, पूरे दुनिया में जितने भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ टाई अप करके, ठीक है, उनके न्यूज को एक्सेस करना। फॉर एग्जाम्पल न्यूज ग्रुप, यूजनेट, ठीक है, मान लीजिए इंडिया में हिंदुस्तान टाइम्स से टाई अप कर ली, ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई आप पर डे न्यूज कलेक्ट करते हैं इंडिया के और पर डे आप छापते हैं, छापिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो न्यूज आप छापते हैं उसको छापिए, अपने साइट पे अपडेट करते हैं वो भी अपडेट कीजिए, मेरे साइट में भी अपडेट कर दीजिए। ठीक है, मैं इसके एवज में आपको कुछ धनराशि दे दूंगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, तो मान लीजिए कि उसने न्यूज खरीद लिया। क्या कर लिया? खरीद लिया। इस तरह से पूरे वर्ल्ड का न्यूज खरीद लिया Yes, sir. यस सर। सबसे टाई अप करके। ठीक है, खरीद लिया या मिल गया, जो भी है, हो सकता है कोई पैसा ना ले, ऐसा ही दे देता हो, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो उसके पास पूरी दुनिया की न्यूज आ गई। क्लियर? अब जब इस न्यूज को आप अपने साइट पे फ्लैश कीजिएगा, ठीक है, तो जो जहां पे आप होस्टिंग कराए हैं, ठीक है, वो होस्टिंग वाली कहेगी कि अगर आपको न्यूज करना है, वेदर करना है
ये करना है तो कर लीजिए, ठीक है, लेकिन सालाना इसका चार्ज लगेगा। क्यों? क्योंकि वही यूजनेट न्यूज ग्रुप जो आपको पैसा दे के न्यूज कलेक्ट की है, वो अब डिफरेंट साइट को जो इंटरनेट पे है उनको इस न्यूज को प्रेजेंट करने के लिए उनसे क्या ले रही है? क्या ले रही है? पैसा। नहीं समझे? रिश्वत। गिव एंड टेक पॉलिसी, ठीक है। तो उसने क्या किया कि मान लीजिए कि 1 रुपए में न्यूज को खरीदा और वेबसाइट पे इसी न्यूज को फ्लैश कराने के लिए हर वेब कंपनी से उसने मान लीजिए 1.5 रुपए ले लिया, 2 रुपए ले लिया, तो प्रॉफिट भी हो गया और साथ साथ पूरे साइट्स को, ठीक है, न्यूज भी मिलना, जो भी न्यूज को फ्लैश करना चाहता है उनको वो न्यूज भी मिल गया। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो हम लोग जितने वेबसाइट्स देखते हैं, कुछ में नहीं भी रहते हैं, कुछ में ये न्यूज नहीं भी रहते हैं, कुछ में रहते भी हैं, ठीक है। तो जिनमें रहते हैं, ठीक है, ये न्यूज, वेदर, ये सब जिनमें भी रहते हैं, ठीक है, वो सब लोग इसे कहीं ना कहीं पेड के रूप में लाते हैं, या तो होस्टिंग करते समय इस फीचर को दिए हैं और उतना पैसा वो ले लिया है पहले ही जोड़ जाड़ के, ठीक है, कि जिसमें आपको वो न्यूज भी दे रहा है, वेदर भी दे रहा है, ये सब मिल रहा है, और उसका हिस्सा, एक हिस्सा जो है न्यूज और वेदर के लिए वो भेज दे रहा है यूजनेट और न्यूज ग्रुप को, ठीक है। यूजनेट न्यूज ग्रुप साइट को, वेबसाइट को अपना न्यूज प्रोवाइड करता है। अगर उसका एड्रेस आपको मिल भी जाए तो यू कांट एक्सेस दैट सर्वर इफ यू आर अ क्लाइंट, बिकॉज न्यूज ग्रुप और यूजनेट सर्वर का क्लाइंट जो है वो सर्वर ही है। नहीं समझे? जैसे न्यूज ग्रुप यूजनेट सर्वर का क्लाइंट siemens.in हो सकता है, पर आप नहीं हो सकते हैं। अगर आप यूजनेट न्यूज ग्रुप सर्वर में एंटर करते हैं तो आप वहां के कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, नहीं आप एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? अरे बोलोगे यस नो? कुछ भी बोलोगे जी? Yes, sir. क्या यस सर? Yes, sir. क्या यस सर? व्हाट यस, व्हाट नो? क्या समझे? क्या हम यूजनेट सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं? अगर मैं कोई यूजनेट सर्वर का आपको एड्रेस दे दूं, आईपी एड्रेस दे दूं, तो कैन वी एक्सेस दैट यूजनेट सर्वर? No, sir. ठीक है, हम वहां जा तो सकते हैं पर उसके किसी भी इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक जनरल इंटरनेट यूजर के लिए, ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन नहीं बना है। उसका इंफॉर्मेशन किसको मिलेगा? उन्हीं को मिलेगा जिनको वो ऑथराइज्ड किया है, जिनको वो ऑथराइज्ड किया है। अगर siemens.in ऑथराइज्ड है, ठीक है, तो siemens.in को, ठीक है, यानी siemens.in के वेबसाइट पे ये न्यूज मिलती रहेगी, चलती रहेगी। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो कितने तरह के सर्वर एग्जिस्ट कर रहे हैं टोटल? 4 types. और हर सर्वर जाना जाता है अपने आईपी एड्रेस के द्वारा। Address. क्योंकि 4 टाइप के आपके सर्वर हो गए, तो 4 तरह के, उनके 4 कैटेगरीज के आईपी भी होंगे, ठीक है। Yes, sir. इन्हीं आईपी को लोकेट कराने के लिए कि भाई ये वेब से रिलेटेड है, ये गूफर से रिलेटेड है, ये एफटीपी से रिलेटेड है, हमें किसकी जरूरत पड़ती है? URL की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी यूआरएल एक डेटाबेस मेंटेन करता है, ठीक है, आपके एड्रेसेस का, जो टाइप ऑफ सर्वर के अनुसार एड्रेस को कैटेगराइज कर देता है, ताकि आप जब कोई एड्रेस सर्च करें तो एक सर्टेन कैटेगरी से उसको फिल्टर करके, ठीक है, आसानी से खोज के आपकी लिंकिंग कराई जा सके, ठीक है। यहाँ पे रोल हो जाता है URL। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के अंदर इंटरनेट पे चल रहे जितने भी सर्वर है, यानी 4 टाइप्स के हम सर्वर बताएं, ये चारों टाइप के सर्वर जो है वो मेंटेन किए जा रहे हैं। पॉइंट क्लियर? Yes, sir.
ठीक है। एंड डोमेन नेम क्या होता है? व्हाट इज द डोमेन नेम इन इंटरनेट? unique name of web page. So, So it means every server recognized through the domain name. yes, sir. Yes, sir. Okay. So the server of CMage is recognized by the CMage.in. Yes, sir. Nah. Yes, sir. Yes. सचिन बोल रहे वही हो तो ना? सर उसका डोमेन नेम है। सचिन बोल रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. सचिन बोल रहे हो, ठीक। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा समझाता हूँ। अगर नहीं, मैं थोड़ा समझाता हूँ, उसके बाद बोल, थोड़ा मैं समझाता हूँ। Every server running on the internet is identified through its IP address, which is purchased by that company, ठीक है। सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस खरीदना होगा, ठीक है। ये आईपी एड्रेस बेचने के लिए दुनिया में कई कंपनी है, आपके इंडिया में भी कई कंपनी है। GoDaddy का ऐड आते रहता है। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ठीक। लेकिन ये आईपी एड्रेस एक चार ग्रुप के न्यूमेरिक वैल्यू होता है, जिनको याद रखना, ठीक है, हमारे लिए बहुत कठिन टास्क है। मान लीजिए कि हम अपना आईपी तो याद रख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि मुझे 50 ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस करना है और कहा जाए कि 50 आईपी एड्रेस आप याद रखिए, तो ये मेरे लिए काफी कठिन काम है ना। नंबर को याद रखना बड़ा मुश्किल है, और वो भी 4 सेट के नंबर को, जो 4 सेट में डिवाइडेड है। आईपी एड्रेस 4 सेट में डिवाइडेड रहता है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब तो वो IP6 में कन्वर्ट हो गया, IP4 बोलते हैं उसको, अब IP6 में आ गया, जिसमें हेक्सा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई है उसकी। तो ये याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, टफ टास्क है, ठीक है। लेकिन किसी कंपनी के नाम को याद रखना हमारे लिए आसान काम है ना? अरे बोल नहीं रहे हो, चुप हो। Yes, sir. नाम याद रखना आसान Yes, काम है, sir. लेकिन नंबर याद रखना Difficult. कठिन काम है। डिफिकल्ट। ओके। तो जब हम GoDaddy के पास जाते हैं और जब हम आईपी एड्रेस खरीदते हैं, तो GoDaddy कहती है, ठीक है, कि हम जो आईपी देंगे या हम आपको देंगे, ठीक है, वो आईपी किसी वर्ड बेस्ड नेम से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, जिसका एक्सटेंशन .com भी हो सकता है, .org भी हो सकता है, .net भी हो सकता है। ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। जैसे .com कॉमर्शियल को डिनोट करता है, इस तरह से टोटल 6 है। .com कॉमर्शियल, .org ऑर्गेनाइजेशनल, .net नेटवर्किंग, ठीक है, और .gov भी गवर्नमेंट, .mil मिलिट्री, एक और है कोई, ठीक है, एक और है .org ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है। तो कहती है कि जो भी आईपी एड्रेसेस हमारे पास हैं, वो आईपी एड्रेस इन 4 तरह के कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है। जिसमें कुछ मेन डोमेन में अमेरिका.com को छोड़ के बाकी सब रिजर्व करके रखे हुए था, तो .com पब्लिकली सबको मिला, तो .com को मान लेते हैं कि फ्री है। बाद में सब डोमेन का कंसेप्ट आ गया, पहले डोमेन पे समझते हैं, ठीक है। तो .com आ गया भाई, .com आप खरीदिए, ठीक है। तो हुआ कि क्या, तो आप कोई नाम दीजिए, तो आपने नाम दिया xyz.com, तो उसने कहा कि XY एक आईपी एड्रेस बेच दिया गया है, और उसने उस आईपी के लिए ऑलरेडी नाम दे रखा है xyz.com, तो कुछ आप और दीजिए, सजेशन भी दे देता है, ठीक है, कि आप xyz.com दीजिए, ये अभी खाली है, अगर ये दीजिएगा तो एक आईपी एड्रेस देंगे और उस पर ये आपके नाम को अलॉट कर देंगे। यानी डेटाबेस में हम आईपी एड्रेस रख देंगे और उसके नाम की जगह पे, ठीक है, डोमेन नाम की जगह पे आपका xyzz.com को रख देंगे। अब जब भी यूजर xyzz.com करेगा,
ठीक है, वो सर्वर से कनेक्ट होगा, डेटाबेस में जाएगा और वहां से आईपी को उठाएगा, आपका सर्टेन आईपी, और उस आईपी वाले एड्रेस से जो रिलेटेड आपका सर्वर है उसके साथ लिंक एस्टेब्लिश करेगा और वहां से इंफॉर्मेशन गेन करना शुरू कर देगा। आप सर यहाँ 2 आदमी कैसे बैठे? शाम तक है, ठीक है ना, ऊपर देख लीजिए ना कहीं खाली हो। ओके, तो हम डोमेन नेम देंगे जैसे xyzz.com, ठीक है, उसका एक डेटाबेस मेंटेन्ड है, वो सर्वर के साथ, यानी जो आपका लोकल आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास जाएगा, डेटाबेस के साथ मैच कराएगा कि xyzz.com का आईपी एड्रेस क्या है, वो आईपी एड्रेस मिलेगा, एंड देन उस सर्वर से आपका लिंक एस्टेब्लिश करेगा और आपको इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा। यानी इंफॉर्मेशन आज भी, सर्वर जो है आज भी एक्सेस किया जा रहा है अपने आईपी एड्रेस के द्वारा ही, ठीक है। डोमेन नेम तो एक सुविधाजनक वैकल्पिक व्यवस्था है। आप मान लीजिए siemens.in है, siemens.in का आप आईपी एड्रेस जान जाइए, ठीक है, या आपको बता दिया जाए और सीधे जाइए एड्रेस में, यूआरएल जो एड्रेस बार होता है, एड्रेस बार में सीधे आईपी एड्रेस टाइप करके एंटर कर दीजिए, siemens.in का साइज खुल जाएगा। और आई थिंक ऐसा किए भी होंगे आप लोग। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, यानी आपको जरूरी नहीं है कि www.siemens.in लिखूं। अगर मुझे siemens.in का आईपी एड्रेस याद है तो मैं सीधे वो आईपी एड्रेस लिख दूंगा, ठीक है। मान लीजिए वो 128.169. ठीक है 1.19 है, तो इंटर करेंगे ये लिख के, जैसे siemens.in खुल जाएगा साइट, ठीक है। तो हम किसी भी सर्वर को आज भी आईपी एड्रेस से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आईपी एड्रेस हर एक ऑर्गेनाइजेशन का याद रखना हमारे लिए कठिन काम है, इसलिए उसकी सुविधा के लिए एक डोमेन नेम की व्यवस्था की गई है, ठीक है, जिसमें हम उस ऑर्गेनाइजेशन के आईपी एड्रेस के कोरस्पोंडिंग एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है, जिसको हमारे लिए याद करना आसान हो। क्लियर? तो ये हो गया आपका डोमेनिंग। ओके, ठीक है। एचटीटीपी क्या होता है? एचटीटीपी, नॉट एचटीटीपी सर्वर, एचटीटीपी, ओनली एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ जी, एचटीटीपी। नीतीश कुमार है? नीतीश कुमार, नीतीश कुमार है? सचिन, सचिन? यस सर। हाँ जी। यस सर। एचटीटीपी, व्हाट इज द रोल ऑफ एचटीटीपी? एचटीटीपी का जो रोल होता है सर, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कनेक्शन विद सर्वर एंड क्लाइंट सर, एचटीटीपी करता है सर कनेक्शन। इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट डू मीन बाय हाइपर टेक्स्ट? इसका तो नहीं पता क्या। हाँ, एनीबॉडी नोज अबाउट हाइपर टेक्स्ट? मान लीजिए ये आपके स्क्रीन पे एक लिखा हुआ है एमसीए एंट्रेंस, यहाँ लिखा हुआ है। कैन वी से दैट दिस टेक्स्ट इज अ हाइपर टेक्स्ट? सर वे और एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो वेब डेटा को ट्रांसफर करने हाइपर टेक्स्ट MCA सर हाइपर टेक्स्ट सर। हाँ सर MCA एंट्रेंस में सर MCA सर हाइपर टेक्स्ट है सर, क्यों हाइपर है? क्योंकि सर इससे रिकॉग्नाइज हो रहा है सर MCA का, ये एंट्रेंस पेपर है। ऐसे हाइपर बोलोगे?
ठीक है। सर वेब डेटा को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अरे लिखा हुआ है तो वर्ड आप जान रहे हैं तब ना, ये जैसे एमसीए लिखा है वैसे एंट्रेंस लिखा है, जैसे एंट्रेंस लिखा है वैसे एमसीए। एमसीए लिखा है। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट पेज पे, वेब पेज पे एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, ध्यान से समझिएगा। हाइपर टेक्स्ट पेज पे एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है। फॉर्मेटेड का मतलब है कि उसका कलर अलग होगा, ठीक है, फॉर्मेटिंग अलग होगा, बोल्ड होगा, ठीक है, जनरल टेक्स्ट से थोड़ा अलग होगा। और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि ये जो हाइपर टेक्स्ट है ये अपने साथ किसी दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ लिंक है, जो उस पेज में भी हो सकता है या दूसरे पेज में भी हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, मतलब ये एमसीए पे लिंक बन जाता, हम क्लिक करते हैं और कुछ एमसीए के बारे में कुछ और आ जाता, तो उस टेक्स्ट को हम क्या कहने लगते हैं? हाइपर। यानी हाँ, मान लीजिए ये ब्लू कलर का होता, अंडरलाइन रहता, ठीक है, हम क्लिक करते हैं एक पेज खुल जाता, ठीक है, या इसी का एक दूसरा सेक्शन हाईलाइट हो जाता और वहां पे एमसीए के बारे में कुछ हमको लिखा हुआ मिलता, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट। ठीक है। इसी हाइपरटेक्स्ट जो कि एक वेब पेज के साथ रिलेटेड है, इसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, एक्सेस करने के लिए, जनरेट करने के लिए जिस प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, दैट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर? क्लियर?